Hello dear student. In the previous video we have discussed about the preparation of soil. So this is the next part of video, the part 2. In this video we'll be discussing about the agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are plow, hoe and cultivator. So what we have to do, कह रहा है कि बिफोर सोइंग द सीड, आपको सीड सोने से पहले, बो करने से पहले, सो करने से पहले आपको नेसेसरी है कि जो सॉइल का क्लम्स है, वो बड़ा बड़ा जो ढेला है उसको क्या करें, आप तोड़ दें ताकि आपको अच्छा यील्ड मिल सके, अच्छा प्रोडक्शन मिल सके. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये बहुत सारे टूल्स की मदद से किया जा सकता है. जो मेन टूल इसमें यूज़ होता है वो प्लॉ है, हो है और कल्टिवेटर है. ठीक है. प्लो क्या होता है देखते हैं. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. कह रहा है कि जो प्लॉ है ये बहुत समय से, एंशिएंट टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं. क्या चीज़ करने के लिए? टिलिंग द सॉइल, सॉइल को उल्टाने के लिए, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए क्रॉप में, वीड्स को हटाने के लिए या सॉइल को टर्न करने के लिए. ठीक है. ये देखिए प्लॉ का फोटो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है. और दो गाय है, दो बैल है, एक्चुअली दो बैल है और उसको बांध दिया गया है. और प्लॉ से क्या कर रहा है, मिट्टी को कुरेदा जा रहा है, मिट्टी को कुरेदा जा रहा है यहाँ पे. इसी को बोलते हैं प्लॉ. ठीक है. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. ये वुड का बना होता है, दो एनिमल्स इसमें होते हैं, या तो बुल हो सकते हैं या कोई भी अदर एनिमल्स, हॉर्स, कैमल्स वगैरह हो सकते हैं. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेयर. देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो ये ट्रायंगुलर आगे में जो ये ट्रायंगुलर टाइप लगा हुआ है ये आयरन का लगा होता है, ये आयरन का लगा होता है, लोहे का लगा होता है. इसको बोलते हैं प्लोसेयर. ठीक है. The main part of the plow is long log of wood which is called plow shaft. और देखिए इसको क्या कहते हैं, प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं. ये जो लगा हुआ है ये इसको प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग. प्लॉ शाफ्ट हो गया. देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. देखिए ये क्या किया जाता है, ये जो हैंडल ये क्या कर दिया गया है, बुल के जो नेक हैं यहाँ पे गर्दन पे रख दिया गया है और अदर एंड को क्या कर दिया गया, सॉइल में डाल दिया गया है. कह रहे वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लॉ. या तो पेयर ऑफ बुल या आदमी भी इसको खींच सकता है, आराम से इसको ऑपरेट किया जा सकता है. फिगर 1.4 ये जो देखिए ये फिगर में आपको पूरा दिखाया गया है यहाँ पे. द इंडिजीनस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉ नाउ डेज. अब एक्चुअली होता था क्या, पहले वुडन प्लॉ होता था, अब क्या होने लगा है, आयरन प्लॉ नाउ डेज. अभी के समय में अब लोहा का जो प्लॉ होता है पूरा लोहा का बना होता है. आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है तो वो पूरा क्या होता है, आयरन का बना होता है, पूरे लोहे का बना होता है. तो ये आपको हो गया क्या, प्लॉ. अब होए देखते हैं क्या है. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन स्ट्रॉन्ग. तो ये हो क्या होता है, आप कुदाली आप लोग देखे होंगे, कुदाली इस तरह से होता है. तो ये कुदाली को ही बोलते हैं होए. तो क्या होता है, इसमें एक तरफ से लगा होता है ये आयरन का और इसमें एक वुडन का लगा होता है लकड़ी जैसा. ठीक है. उसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के मिट्टी को उल्टाते हैं या मिट्टी को लूज करते हैं या वीड वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड bent plate of iron is fixed to one of its end, वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. तो ये एनिमल के द्वारा भी पुल किया जाता है और लोग भी इससे ऐसे कुदाल से मिट्टी को लूज कर देते हैं. तीसरा है कल्टीवेटर. नाउ अ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. तो अभी के समय में देखिए कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है. ये जो लोहा का पूरा बना हुआ है और ये ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ट्रैक्टर इसको खींचते हैं, इसमें एनिमल की ज़रूरत नहीं पड़ता है. और इससे होता है क्या कि समय भी बचता है और हमारा टाइम भी बचता है बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट है सोइंग. तो पहला स्टेप हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरे स्टेप पे है सोइंग. अब प्रिपेयर हो चुका है सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद अब उसमें बीज बोना पड़ेगा. तो सेकंड स्टेप है सोइंग. सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी
Clean and healthy seeds of good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yields. तो कह रहा है कि अब आपको प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना होगा, तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो सोइंग है, वो बीज बोना है। तो बीज बोने के लिए आपको गुड क्वालिटी ऑफ वीड चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सीड चाहिए आपको, नहीं तो क्या होगा, अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लीन एंड हेल्दी सीड चाहिए आपको, गुड वैरायटी ऑफ सीड चाहिए। तो फार्मर जो है प्रेफर करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसको लगाने से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इस तरह के वैरायटी को फार्मर लगाना बहुत पसंद करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अब सेलेक्ट, ये जो सीड सो करेंगे तो सिलेक्शन किस प्रोसेस से हम सेलेक्ट करें सीड को, कि अच्छा है, ख़राब है, या बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत ख़राब नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड, तो यहाँ पे पहली कह रही है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो पहली कह रही कि मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो चने के कुछ बीज को क्या करी, एक वेसल में रखी और उसमें पानी डाल दी। तो कुछ समय के बाद हुआ क्या कि 2-3 मिनट बाद हुआ, कुछ चने जो थे वो नीचे में बैठे रह गए और कुछ चने ऊपर में तैरते रह गए। तो बहुत आश्चर्य हुआ वो पहली को कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ चने के बीज जो हैं वो नीचे में बैठ गए और कुछ ऊपर में तैर रहे हैं। तो आगे हम लोग इसका आंसर देखेंगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एक्टिविटी में आपको देखो क्या कहने को कह रहा है कि टेक अ बियर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम। आपको करना है क्या, एक बीकर लेना है, आप ग्लास वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, आधा पानी उसमें भर देना है और हैंडफुल, एक मुट्ठी आपको क्या करना है, वीट का सीड डाल देना है इसमें, और फिर वेट करना है, कुछ समय तक वेट करना है कि क्या होता है। आर दी सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज वुड सिंक। कह रहा है क्या कि जो कुछ सीड्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं क्या ऊपर में, पानी के ऊपर में, और कुछ सीड हैं जो नीचे बैठ गए हैं। तो कह रहा है कि कौन सा सीड हैवी है, भारी है, और कौन सा सीड जो है लाइटर है, कौन सा सीड क्या है, लाइटर है, कौन सा हल्का है। तो जो हल्का है वो ऊपर आ गया है और जो भारी है वो नीचे बैठा हुआ है। वाई वुड दे बी लाइटर, वो जो हल्का हो गया है, क्यों हल्का हो गया है, तो कह रहा है कि डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो जो खराब सीड होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और वो एक्चुअली डैमेज्ड होते हैं, खराब होते हैं वो, इसीलिए वाटर के ऊपर वो फ्लोट करते रहते हैं। तो कह रहा है कि दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको अगर मान लो सो करना है, 1 किलो सो करना है सीड, तो आप क्या करेंगे, सबको पानी में डाल देंगे और देखेंगे कि जो सीड नीचे है वो हेल्दी सीड है, ये हेल्दी सीड हो जाएगा, और जो ऊपर चला गया है, जो ऊपर आ गया है, वो अनहेल्दी सीड हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो कह रहा है कि सोइंग से पहले हम लोग को, बोने से पहले हम लोग को ये बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या सब टूल यूज़ किया जाता है बीज को बोने के लिए। कभी कभी तो लोग हाथ से भी बो देते हैं, कभी कभी कुछ टूल्स का यूज़ करके बोते हैं सीड। तो ट्रेडिशनल टूल पहले देखते हैं, ट्रेडिशनल टूल पहले के ज़माने में क्या यूज़ किया जाता था और अभी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। फनल मतलब क्या होता है, टीप बोलते हैं हिंदी में इसको। तो टिप होता है कि देखिए ये जो है ये फनल शेप्ड है, इसी को बोलते हैं फनल शेप। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो यहाँ पे होता है क्या कि इसमें सीड डाल देते हैं लोग और इसका 2-3 ऐसे ऐसे पाइप निकला होता है, बहुत ही शार्प होता है। अब इससे जब सीड जाता है तो सीड यहाँ पे आता है, यहाँ आता है और मिट्टी के अंदर में वो क्या करता है, खुद ब खुद चला जाता है और ये गाय फिर आगे खींच लेती है, फिर इसमें सीड डाला जाता है, फिर आगे की तरफ यहाँ पे लग जाता है, फिर आगे की तरफ, इसी तरह लगता चला जाता है। ठीक है, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। और ये क्या करता है, ये जो एंड होता है नीचे वाला एंड, ये मिट्टी को क्या करता है, पूरे चीर देता है और मिट्टी के अंदर जाके क्या होता है, पियर्स करके वो सीड को वहाँ पे डाल देता है। नेक्स्ट एक मेथड है आपको सीड को बोने का, सीड ड्रिलिंग। ठीक है, नाउ अ डेज द सीड ड्रिल्स इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो इस तरह का सीड ड्रिल होता है और इसमें एक्चुअली बीज डाला हुआ रहता है ऊपर से, और
ये एक्चुअली क्या होता है कि आपको ट्रैक्टर के यूज से, ये लोग ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का हेल्प लेते हैं सीड को बोने के लिए, ठीक है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो एक ही डेप्थ पे ये लोग क्या करते हैं, ये जो सीड ड्रिल होता है एक ही डेप्थ को सीड पे एक ही डेप्थ पे सीड को लगाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं, सबका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये भी इंश्योर करता है ये कि जो सीड डाला गया है मिट्टी में उसको फिर बाद में मिट्टी से ऐसे ढक दिया जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब देखिए मान लीजिए वो मिट्टी से ढका हुआ नहीं रहेगा तो बर्ड्स आएंगे उस सीड को लेके चले जाएंगे, खा के चले जाएंगे, तो इससे हार्म हो जाएगा फार्मर्स वगैरह को। तो इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा मिट्टी इस पर डाल देते हैं। और ये हम लोग को बचाता है, ये जो सीड को बचाता है किससे, बर्ड्स वगैरह से बचाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और ये जो सीड ड्रिल होता है अगर इससे आप काम कर रहे हैं, इससे आप बीज को बो रहे हैं तो समय भी आपका बचेगा और लेबर भी बचेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये कर देता है काम। तो अब क्यूरियस बहुत यहाँ पे है, फिर से एक बार आपको बूझो। कह रहा है कि देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। कह रहा है कि मेरे आसपास, स्कूल के आसपास में एक नर्सरी है, मैंने देखा है वहाँ पे एक छोटे छोटे बैग में प्लांट्स को लगा दिया गया है। तो ऐसा क्यों है, प्लांट को लगा दिया छोटे छोटे बैग्स में। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रही है, पहले सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plant are also grown in the nursery. तो कह रहा है कि कुछ प्लांट जो होते हैं उसके सीड को पहले क्या किया जाता है, नर्सरी में ही ग्रो कर लिया जाता है। जैसे कि पेडी को पहले क्या करता है, नर्सरी में ग्रो कर लिया जाता है, उसके बाद जब छोटा छोटा प्लांट वो हो जाता है तो उन लोगों की मदद से मैनुअली उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है बड़े फील्ड में, पानी लगा के फिर उसमें आदमी खुद अपने हाथों से एक एक प्लांट लगा देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो ग्रोन इन दिस नर्सरी। तो कुछ फॉरेस्ट प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह भी नर्सरी में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्रॉडिंग ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, अगर ओवर क्राउडिंग हो गया तो आप मिनरल्स डालेंगे तो वहाँ पे मिनरल्स, एक जगह मिनरल्स आएगा दूसरी जगह नहीं आएगा। क्यों, एक जगह मान लीजिए आप मिनरल्स यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे 5 प्लांट, ओवर क्राउड था तो यहाँ पे 5 में बट गया, वो तो थोड़ा थोड़ा ही मिला। यहाँ पे मान लीजिए एक प्लांट था तो यहाँ पे भी आप मिनरल्स एक मुट्ठी डाल दिए तो वहाँ पे क्या होगा, एक ही प्लांट को सिर्फ मिनरल्स ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर सेम डिस्टेंस पे नहीं बोया गया तो मिनरल्स वगैरह जो डालेंगे वो सबको एक तरह से नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। तो नेसेसरी है कि क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, प्लांट के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्टेंस पे डालेंगे, सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, वाटर जो मिलेगा सॉइल से वो भी मिलेगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो कभी कभी होता है क्या कि कुछ प्लांट को हटाना पड़ता है, मान लीजिए एक ही जगह 4-5 प्लांट हो गए तो कुछ प्लांट को वहाँ से हटाना पड़ता है। क्यों, टू रिमूव और टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हटाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 स्टेप हो चुका है, अब तीसरा स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हम लोग शो कर दिए हैं तो उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी तो ऐड करना पड़ेगा। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो कह रहा है ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद होता है क्या कि प्लांट का ग्रोथ होता है उससे, तो उसी को हम लोग कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का तो यही काम होता है। तो यहाँ पे ब्यूजो क्या कह रहा है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वेर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। कह रहा है कि मैंने देखा नेबरिंग जगह पे, अपने पड़ोस में, कि कहीं पे प्लांट क्या हुआ कि हेल्दी, बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा प्लांट ग्रो हुआ, लेकिन कहीं दूसरी जगह बहुत वीक प्लांट ग्रोथ हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं हेल्दी प्लांट ग्रोथ हो रहा है, कहीं वीक प्लांट ग्रोथ हो रहा है। तो कह रहा है कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप plants. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain area, farmer grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow.
इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। अब एक्चुअली पहले जो बूझो का प्रश्न था उस पे आ जाते हैं। बूझो का प्रश्न कह रहा है कि कहीं वीक है कहीं हेल्दी है। तो जहाँ वीक है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसीलिए वो प्लांट वीक हो गया, और जहाँ पे हेल्दी है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हैं, इसीलिए वो हेल्दी है प्लांट। तो कह रहा है कि सॉइल जो है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। अब सॉइल क्या करता है, मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को प्रोवाइड करता है, और वो जो न्यूट्रिएंट होता है बहुत ही इसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट को बड़े होने के लिए, प्लांट का हेल्दी ग्रोथ के लिए। और कुछ कुछ एरिया में एक्चुअली होता है क्या कि जो फार्मर होते हैं वो एक क्रॉप लगाए, फिर उसके बाद तुरंत उसको हार्वेस्ट करके दूसरा क्रॉप लगा दिए, फिर हार्वेस्ट किए फिर तीसरा क्रॉप लगा दिए, फिर हार्वेस्ट किए चौथा क्रॉप लगा दिए। तो वो कभी अनकल्टिवेटेड छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए वो 2 महीने 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, अनकल्टिवेटेड को ही फैलो करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो छोड़ते ही नहीं हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होगा, मान लीजिए बार बार वहाँ पे प्लांट बोया जा रहा है और कुछ समय के लिए उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, तो क्या होगा कि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सब खत्म हो जाएगा, सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा। तो वही आगे लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते जा रहे हैं तो क्या होगा, सॉइल उससे पुअर हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएंगी। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, मैन्योर ऐड करना पड़ेगा टू रिप्लेनिश, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट उसमें होना चाहिए, इसके लिए उसको ऐड करना पड़ेगा मैन्योर्स वगैरह। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और ये ऐड करना, सॉइल में मैन्योर को ऐड करना ही क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योर रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, मैन्योर नहीं दिया गया है या इनसफिशियंट दिया गया, जितना चाहिए उतना नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, प्लांट वीक हो जाएगा, जैसा कि बूझो का प्रश्न था। समझ के बात को। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर होता है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, कार्बनिक तत्व है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये ऑब्टेन किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। तो गोबर वगैरह जो होता है, गाय का गोबर, एनिमल का जो वेस्ट होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट के पत्ते वगैरह जो सड़ जाते हैं, तो इसी से मैन्योर बनाया जाता है। फार्मर्स डम्प्स प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, गोबर वगैरह को, प्लांट वगैरह को, प्लांट के पत्ते वगैरह को एक जगह डाल देते हैं पिट्स में, और क्या होता है उसके बाद वो कुछ दिन के बाद डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर बन जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो सड़ते गलते हैं, डिकम्पोज जो हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उसको सड़ा गला देते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये डिकम्पोज्ड मैटर जो बन गए अब, उसी को मैन्योर की तरह यूज़ कर लिया जाता है। इसी डिकम्पोज्ड मैटर को हम लोग मैन्योर भी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में आप वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वर्मी कंपोस्टिंग को जाके पढ़ें। यहाँ पे एक एक्टिविटी सजेस्ट किया गया है, और इस एक्टिविटी में कहा जा रहा है कि आपको मूंग का कुछ सीड लेना है और उसको जर्मिनेट करवाना है। और जर्मिनेट कराने के बाद आपको क्या करना है कि 3 ग्लास लेना है, ए बी सी, उसको मार्क कर देना है, ए बी और सी। और तीनों को करना क्या है, उसमें आपको सीडलिंग डाल देना है। सीडलिंग आपने डाल दिया मूंग का, और उसके बाद आपको एक में करना है कि एक में आपने यूरिया मिक्स किया, सॉइल में यूरिया मिक्स किया, दूसरे सॉइल में आपने मैन्योर मिक्स किया, तीसरे में आपने कुछ नहीं मिक्स किया, नथिंग, ठीक है, आपने नथिंग, कुछ नहीं मिक्स किया। और तीनों में आपने डाल दिया क्या, एक सीडलिंग, एक सीडलिंग डाला। और आपको कह रहा है कि 7 से 10 दिन के बाद आप जब देखेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे कि आपको जो जिसमें यूरिया डाला हुआ था उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें मैन्योर डाला हुआ था उसका ग्रोथ थोड़ा कम होगा, और जिसमें कुछ नहीं डाला था उसका ग्रोथ और ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्फरेंस क्या निकल रहा है कि जिसमें यूरिया डाला गया है उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, और मैन्योर जो डाला गया है उसका ग्रोथ थोड़ा कम है, और जिसमें कुछ नहीं डाला गया उसमें तो ग्रोथ बहुत ही कम है। तो वही लिखा कि डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस।
क्या सभी ग्लास में जो प्लांट है वो एक ही इस स्पीड से बढ़े हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बढ़े हैं। और होता है कि विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो यूरिया वाला ग्लास को क्या हुआ, बेटर शो किया है। इन विच ग्लास वॉज द फास्टेस्ट ग्रोथ, तो क्या हुआ है, फास्टेस्ट ग्रोथ भी यूरिया वाला ही शो किया है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, बहुत रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, फर्टिलाइजर वगैरह जो होते हैं, तो यूरिया क्या था, एक फर्टिलाइजर ही था। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स, तो मैन्योर भी हमने डाला था, लेकिन वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन फैक्ट्रीज, तो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्रीज में किया जाता है। जैसे उसका कुछ एग्जांपल है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये सब क्या है, फर्टिलाइज़र हैं जिसको कि क्या किया जाता है, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ ऑल्सो हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ जब करते हैं फार्मर, तो इससे एक्चुअली होता क्या है कि जो क्रॉप होता है, जैसे व्हीट है, पैडी है, मेज़ है, ये सब बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्शन लोगों का। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टिलाइल। एक्चुअली होता है क्या कि जब आप बार बार यूरिया, अमोनियम और ये फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहेंगे और कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते रहेंगे, तो होगा क्या, कुछ समय बाद वो फर्टाइल क्या हो जाएगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा, वो बहुत कम उर्वरक शक्ति वाला रह जाएगा, सॉइल खराब हो जाएगा। लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइज़र एक बहुत ही बड़ा आपको सोर्स बन जाता है, किस चीज़ के लिए, वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स बन जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर्स और लीव्स ऑफ फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। आपको करना क्या होगा, या तो आप फर्टिलाइज़र की जगह क्या करें, आप ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह जो है उसका यूज़ करेंगे, या आप कर सकते हैं ऐसा कि कुछ, जैसे कि हमने एक क्रॉप बो दिया, अब 2 महीने तक हमने खाली छोड़ दिया, उसके बाद फिर दूसरा क्रॉप बो दिया, फिर मैंने 2 महीने छोड़ दिया, फिर तीसरा क्रॉप बो दिया। तो इससे होता है क्या कि जो उसका न्यूट्रिएंट्स होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है, खुद ब खुद नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन सबका एक अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर आप मैन्योर डालेंगे तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा जितना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्रोडक्शन तो बहुत होगा, लेकिन वाटर पॉल्यूशन उससे हो जाएगा। तो सबका एक अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर का जो अगर यूज़ करेंगे आप, क्या करेगा, सॉइल का टेक्सचर एक तो इम्प्रूव करेगा ही, और वाटर को जो पकड़ के रखने का एक कैपेसिटी होता है सॉइल का, उसको भी क्या करेगा, ये बढ़ा के रखता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। और मैन्योर भी क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें आ जाता है अगर आप मैन्योर डालते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली होता है क्या कि आप रिप्लेनिश करने का एक और बहुत अच्छा उपाय है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि मैंने एक बार लगा दिया धान, दूसरे बार लगा दिया गेहूँ, तीसरे बार लगा दिया मेज़, चौथे बार लगा दिया कुछ वेजिटेबल, पांचवी बार लगा दिया कुछ पल्सेस। तो ऐसा एक्चुअली हो क्या रहा है, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद फिर मैंने क्या कर दिया, फिर लगा दिया आपको पैडी, फिर लगा दिया वीट। तो हम कर क्या रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन से होता है क्या कि जैसे कि पैडी है, पैडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, वीट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, मेज में कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि पैडी में जिस न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, वो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता वीट में ना हो, वो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता मेज़ में ना हो। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब हमने पैडी लगाया तो एक न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, लेकिन दूसरा न्यूट्रिएंट तो बचा हुआ है सॉइल में, तो वो वीट यूज़ कर लेगा, तीसरा न्यूट्रिएंट जो बचा हुआ है वो मेज़ यूज़ कर लेगा। और इसी तरह हम लोग क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे, और क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, नेचुरली भी आपका जो रिप्लेनिश होगा वो रिप्लेनिश हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाएगा सॉइल में। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, लिखा हुआ है ना, डिफरेंट क्रॉप को आप अल्टरनेट तरीके से अगर ग्रो कर रहे हैं तो ये आपको आराम से हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन उसी को बोलते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। एक्चुअली होता था क्या कि बहुत समय पहले, कुछ समय पहले जो नॉर्थ इंडिया होते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश तो सेंट्रल इंडिया हो गया, राजस्थान, यूपी, ये सब के इलाके में एक्चुअली होता था क्या
कि लोग यूज़ करते थे आपको लेग्यूम लगा दिए, पहले लेग्यूम एक सीज़न में लगा दिए और दूसरे सीज़न में फिर क्या करते थे, वीट लगा देते थे। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन हो जाता था और ये हेल्प करता था किस चीज़ में, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट हो जाता था। क्यों, आपको पता है, जब आप लेग्यूम की प्लांट लगाएंगे तो लेग्यूम के प्लांट में होता है क्या कि उसके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। तो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो जो बैक्टीरिया वो जो प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन लेके वो सॉइल में डाल देते हैं, वो रूट्स में डाल देते हैं। तो इससे एक्चुअली होता था क्या कि नाइट्रोजन का रिप्लेनिश हो जाता था सॉइल में। ठीक है, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स क्या करते थे, हमेशा फार्मर्स को इनकरेज किया जाता था इस प्रैक्टिस को यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे लिखा इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। देखिए यहाँ पे लिखा है राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, भी मैंने जस्ट बताया आपको, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। और दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेयर में, एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको वो क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। काफ़ी देर से हम लोग फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र तो मैन्योर से थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है, हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स में। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं इसको। लेकिन मैन्योर्स जो हैं ये नेचुरल सब्सटेंस हैं ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। प्लांट्स का जो रेजिड्यू होता है, लीफ हो गया, रूट्स हो गया, प्लांट का रेजिड्यू जब वो सड़ जाता है, या कैटल का डंग जब सड़ जाता है तो उससे मैन्योर बन जाता है। तो हम लोग तो इसको बनाते ही नहीं है, ये खुद नेचुरली बनता है। फर्टिलाइज़र देखिए, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये क्या, फील्ड में खुद ब खुद बन जाते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल में। ह्यूमस आप पढ़े होंगे, आपने 6th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है जो प्लांट वगैरह डीके कर जाते हैं, जो सड़ गल जाते हैं पत्ते, और सड़ने गलने के बाद जो मैन्योर बनते हैं उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस ये प्रोवाइड नहीं करता है, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। ये जो मैन्योर होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल में आपको। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र बहुत रिच होते हैं नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, पोटेशियम, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। लेकिन मैन्योर जो होता है रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा सा कम होता है, जितने फर्टिलाइज़र होते हैं उससे थोड़ा कम, रिलेटिवली लेस न्यूट्रिएंट होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर का क्या सब एडवांटेज है। फर्टिलाइज़र का तो हमने एडवांटेज देख लिया कि बहुत ज़्यादा अगर बड़े स्केल पे हम लोग को ग्रो करवाना है किसी क्रॉप को, तो हम लोग को क्या करना होगा, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर अब देखते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र से एक्चुअली हो क्या रहा था, वाटर पॉल्यूशन वगैरह भी हो रहा था, लेस फर्टाइल हो जा रहा था अगर एक्सेसिव यूज़ आप कर रहे थे तो। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसको कंसिडर किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बेटर है, फर्टिलाइजर से वो बेटर है। दिस इज बिकॉज, वो क्यों बेटर है देखते हैं। इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का, सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको हमेशा क्या करता है, बढ़ा के रखता है, इन्हांस करके रखता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। पोरस का क्या मतलब है, पोरस का मतलब होता है छेद 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 छेद। तो ये जो होता है, जो मैन्योर्स होते हैं वो आपको सॉइल को क्या बनाते हैं, पोरस बना देते हैं, छेद 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 बना देते हैं। और ये बनाने के बाद होता है क्या कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है। जैसे लूजनिंग हम लोग करते थे, टीलिंग करते थे सॉइल का, तो उससे क्या होता था, आराम से गैस एक्सचेंज हो जाता था। उसी तरह अगर आप मैन्योर डालेंगे तो बहुत इजीली गैस का एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स की प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो फार्मर को इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुँचाते हैं, बेनिफिशियल हैं, उसके नंबर को ये बढ़ाता है सॉइल में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है ये। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे।